हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज मैं आपको डीओई के द्वारा लिस्ट करा गया एक सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। उसने एक एनुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस पेपर डाला हुआ है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिख रही होंगी। सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा है। तो जो आपका पेपर है वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है, ए, बी, सी, डी और ई। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, 18 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 होंगे और जो एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपको 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर मिलेंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और लास्ट में आपको मिलेगी केस स्टडी। तो हम 1 बाय 1 एक एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो क्लास है मैं उसमें आपको सेक्शन ए कंप्लीट कराने वाला हूं जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे और मैं आपको ऐसे कराऊंगा जैसे कि आपने अभी तक ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ पी इज इक्वल टू 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री। जो क्वेश्चन 1 है वो हमारा लिखा हुआ है P इज इक्वल टू 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें बोला है 2p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बतानी है भाई? 2p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू बता दो। सबसे पहले p को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। क्या सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है ये और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्या आपको ये इसके जैसा नहीं लग रहा क्या? देखो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा सेम है, तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंपेयर करो, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर कितना है? 10 डिग्री। तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई सर, कितनी है? 10 डिग्री। तो साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन 3 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, मतलब कि कितनी आ गई? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा? 1/2। और यही क्या था हमारा? P। तो P की वैल्यू आ गई 1/2। हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है 2p स्क्वायर माइनस 1 की। तो वैल्यू पुट कर दो, 2p स्क्वायर माइनस 1 में पुट करोगे तो 2 ब्रैकेट में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 माइनस 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस का 0.5। तो जो ए पार्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से कर ले जाएगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। मतलब कि cos 2x के ना टोटल 4 फॉर्मूलाज होते हैं, चारों के चारों एमसीक्यू में दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं cos 2x का फॉर्मूला एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका फोर्थ फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो इसे देख के आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वह 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x है, लेकिन होता क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आ गई होगी बात समझ में। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन x cos x इज। कह रहा है साइन x और cos x, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो। तो सर कैसे बताएं? ये मल्टीप्लाई में दे रखा है तो सर अजीब सा लग रहा है, इसको ठीक करके बताओ। ठीक करके बता देता हूँ। क्या करो, आपने सुना होगा 2 sin x cos x का फॉर्मूला। क्या सबने सुना है फॉर्मूला ये? हाँ सर हमने सुना है 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x होता है। तो भाई लिख लो इसको। अगर मैं इसके सामने 2 लाना चाहता हूँ तो मैं मैथमेटिकल रूल के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो डिवाइड 2 भी करूँगा। हाँ सर बिल्कुल करोगे, कर दो फिर। 2 sin x cos x अगर मल्टीप्लाई करा है तो 2 को क्या करोगे? डिवाइड भी करोगे। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? sin 2x। सर अभी तो बताया आपने। हाँ बिल्कुल, अपॉन में क्या लगा दोगे? 2। अब मेरे को एक बात बताओ, sin x की रेंज क्या होती है? सर sin थीटा की रेंज होती है -1 से लेकर 1। सर 2 को भूल गए क्या? ये अपॉन में 2 भी तो लगा हुआ है।
हाँ बिल्कुल 2 लगा हुआ है अपॉन में। तो अगर मैं कहूँ साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो साइन 2x की भी रेंज यही होगी -1 से 1, क्योंकि थीटा की जगह कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो अपॉन में 2 है इसका बहुत फर्क पड़ेगा, अपॉन में क्या लगा दो 2 लगा दो, तो रेंज क्या बन गई -1/2 से लेकर 1/2। इसने सर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, दोनों की निकाल के दे रहे हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल के देंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 को हम क्या कह सकते हैं 0.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू √4 - x + 1 अपॉन में x² - 1 इज इक्वल टू। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें डोमेन बताना है। सर डोमेन क्या होता है? ये डोमेन होता है कि डोमेन को अगर हम इसमें पुट करें तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिले जो डिफाइंड हो। सर डिफाइंड क्या होता है? अब डिफाइंड का मतलब होता है कि वो वैल्यू एक्सप्रेस करती हो अपने आप को, नॉट डिफाइंड ना हो। नॉट डिफाइंड का एग्जांपल होते हैं जैसे कि इन्फिनिटी ना हो, 0/0 ना हो, रूट के अंदर माइनस ना हो, ये सारी चीज़ें। तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये किसी भी नंबर पे डिफाइन हो सकती है, सिर्फ कुछ नंबर्स को छोड़ के। सर वो नंबर्स क्या हैं? मैंने क्या बोला, रूट के अंदर कभी माइनस ना हो। सर रूट के अंदर 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर माइनस कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे लिख दूँ √-1, इट इज़ अ नंबर विच इज़ अनडिफाइंड, तो हमें रूट के अंदर माइनस नहीं चाहिए। सर ये रहा रूट, मतलब 4 - x माइनस का नहीं होना चाहिए, जो 4 - x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सर आपने तो अभी बोला था 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लगा दिया इक्वल। तो क्या लगा दिया हमने, 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो -x उधर जाकर प्लस का x, तो 4 प्लस का x, तो हमारा आ गया कि जो x है वो 4 से छोटा है और 4 के जितना है। ये तो एक बात हो गई हमारी। दूसरी बात अगर मैं देखना चाहूँ तो सर 1 के अपॉन में कभी भी 0 आ जाता है ना, तो ये भी हमारा अनडिफाइंड नंबर होता है। तो सर ये 1 के अपॉन में √x² - 1 है, ये भी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो √x² - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, x² - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, x² इज़ नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल नॉट इक्वल टू स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो x इज़ नॉट इक्वल टू √1 बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा +-1। तो इससे हमारा निकल कर आया कि x कभी भी ना तो +1 हो सकता है ना ही -1 हो सकता है। तो सर दो कंडीशन आ गई, एक बार तो x हमेशा 4 से बड़ा होगा और 4 के इक्वल होगा, और एक बार ना x 1 होगा ना ही -1 होगा। सर अब ऑप्शन देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ 1 4 क्लोज इंटरवल, ये जो मैंने लगाया ना ये है हमारा ओपन इंटरवल, और ये जो स्क्वायर जैसा ये है हमारा क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 4 इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर x 1 नहीं होगा -1 नहीं होगा, तो अगर आप पहला क्वेश्चन ठीक से देखो तो याद रखना इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। तो मैंने कहा 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 4 से छोटा होगा, और कुछ भी हो सकता है 4 से छोटा, मतलब कि कितना 4 से छोटा। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ यहाँ पर 4, तो 4 से छोटा मतलब इधर की साइड कितने भी हो सकता है, यहाँ पर तो क्या आ जाता है -इन्फिनिटी। तो भाई -इन्फिनिटी से लेकर चलते हैं, तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से -1 तक। सर -1 तक क्यों? क्योंकि -इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होता है और -1 वो हो नहीं सकता, तो -1 पे भी कैसा इंटरवल लगाऊंगा मैं, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद मैं यूनियन लगाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा 1 से लेकर 4 तक। अब ये मैंने 1 पे ओपन लगाया क्योंकि 1 भी नहीं हो सकता, लेकिन 4 पे क्लोज लगाया क्योंकि 4 हो सकता है और 4 से छोटा हो सकता है। तो 4 हो सकता है मतलब 4 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल का यूज़ करा। क्या आ गई बात समझ में? तो भाई -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जिसमें कि -1 इंक्लूडेड नहीं है, फिर 1 से लेकर 4 तक जिसमें कि 4 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्या आपको आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है x² - 5x + 6 = 0। अगर आप इसमें चेक करो तो x के ऊपर जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ये डिनोट करता है हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन को डिनोट करता है। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिर्फ नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन काम करता है ये स्मॉलेस्ट वाले। मतलब क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं 2 लिख दूं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? 2 प्रोवाइड करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन अगर मैं अंदर 2.5 लिख दूं तो भी हमें ये 2 प्रोवाइड करेगा। मतलब कि इसमें कितना ही बढ़ा लो ये छोटा ही प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसमें लिख दूं 2.99 तो भी ये मेरे को 2 ही प्रोवाइड करेगा। मतलब कि 2 से 3 के बीच का मैं कुछ भी लिख दूं ये मेरे को छोटे वाले इंटीजर देगा, मतलब 2 देगा। अगर मैं लिख दूं 1.68 तो मेरे को ये क्या देगा? 1 देगा। क्या आ गई बात समझ में? तो ये 1 से 2 के बीच में अगर बात कर रहा है तो 1 देगा, 2 से 3 के बीच में बात कर रहा है तो 2 देगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम होता है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे बिना किसी प्रेशर के, एंड देन लास्ट में जब हमारा आंसर आएगा तब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं इसको x² - 5x + 6। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों हटा दिया आपने? इसलिए हटा दिया जिससे कि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो इसको सॉल्व करने में, आराम से हम सॉल्व कर ले बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो भाई करते हैं। x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 है। 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऐसी संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो सर 3 × 6 क्यों नहीं कर लेते? और 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। कर दो भाई, लगा दो। x² माइनस ब्रैकेट में 3 + 2 x + 6, x² माइनस 3x, सर ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर चिन्ह पलट जाएंगे, -2x + 6। क्या कॉमन आ रहा है भाई? x कॉमन आ रहा है तो x - 3 बच जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है? -2 कॉमन आ रहा है तो भी x - 3 बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया? x - 2 और x - 3 आ गया। अगर मैं x - 2 को 0 के इक्वल रखूं और अगर मैं x - 3 को 0 के इक्वल रखूं तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 मिलेगी। क्या इतनी बात आ गई समझ में? अब याद करो सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, अब उसका काम ले लो आपस में। तो भाई मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x = 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x = 3। अब मेरे को इतनी सी बात बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ जिससे मेरे को 2 वैल्यू मिले? सर आपने अभी बोला था मेरे को 2 से 3 के बीच में कुछ भी डाल दो मेरे को 2 ही वैल्यू मिलेगी। करेक्ट बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अगर मैं इसमें 2.99 डालूं तो भी मेरे को 2 मिलेगा, इसमें 2.18 डालूं तो भी मेरे को 2 मिलेगा। तो इसमें सर 2 से लेकर के 3 तक कुछ भी डाल दो मेरे को 2 ही मिलेगा। सर मतलब 2 से लेकर के अगर 2 डालोगे तो मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो 2 पे क्या लगाओ? क्लोज इंटरवल लगाओ। सर 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 3 पे लगाओ ओपन इंटरवल, मतलब 3 से एकदम जस्ट इधर की साइड कुछ भी डालोगे तो 2 मिलेगा, मतलब 2.99 तक। इसलिए 3 पे मैंने क्या लगाया? ओपन इंटरवल लगाया। इसका काम हो गया। अगर इधर आऊँगा तो इसमें मैं क्या क्या डालूँ जो मेरे को 3 मिले? तो सर 3 से 4 तक कुछ भी डाल दो। तो मैं 3 पे लगाऊंगा क्लोज इंटरवल और 4 पे लगाऊंगा ओपन इंटरवल, क्योंकि 4 डालने पर 4 मिलेगा, 4 से छोटा 3.99 डालने पर मेरे को 3 मिलेगा। अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूं तो आप देख सकते हो 3 कॉमन है, 2 और 4। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो यहाँ से 2 आ जाएगा और कहाँ तक? 4 तक। यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? आंसर डी हमारा इससे मैच कर रहा है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। tan थीटा = मेरे को 3 दे रखा है और मेरे को कह रहा है कि भाई sin थीटा की वैल्यू बताओ। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? और एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि जो ये थीटा है वो हमारा 3rd क्वाड्रेंट में लाई करता है। सर ये क्वाड्रेंट वगैरह क्या होता है मेरे को कभी समझ नहीं आए, कोई बात नहीं आज समझ आ जाएगा अगर नहीं आया तो। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये सबने सुना होगा। हाँ सर बिल्कुल सुना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले = सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा और टी का मतलब टेन थीटा। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनस। मतलब कि सर टेन थीटा का फॉर्मूला अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो टेन थीटा का फॉर्मूला मेरा निकल कर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा मेरे को कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे को 3 दे रखा है और ऊपर वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 3, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो बेस कितना दे रखा है? 1 दे रखा है।
अगर मेरे को साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर तो अपने पास पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम हाइपोटेनस भी अपना निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है कितना होगा, बेस का स्क्वायर तो 1, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर इक्वल टू 10, एच इज इक्वल टू √10। तो हमारा आ गया हाइपोटेनस कितना, √10 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है रूट के अंदर 10। अब मैं आपको क्वाड्रेंट की कहानी समझाना चाहता हूँ कि होता क्या एक्चुअल में। देखो भाई 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। याद रखना इसमें लगता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से मतलब होता है ऑल प्लस, एस से मतलब होता है साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। टी से मतलब होता है टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। फोर्थ में होता है कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। इसने बोला थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में नज़र मारूं तो टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे माइनस होने चाहिए। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, साइन थीटा की, तो ये भी कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है सर, आंसर सी मैच कर रहा है। क्या आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है जो कि हम बहुत ही इजी वे में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई होता है आयोटा, अगर आयोटा का स्क्वायर कर दिया जाए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1। इसी के उससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 प्लस आयोटा की पावर 6 है, तो क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है, a प्लस बी की पावर 6? नहीं पता सर हमें तो 2 का पता है और 3 का पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है और a प्लस बी का होल क्यूब पता है। तो इसको उसी में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस आयोटा का क्यूब का होल स्क्वायर। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं सर कुछ गलत नहीं कह रहे। 3 2 जा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल टू a की पावर mn, सबने पढ़ी है। पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सर यहाँ तो a प्लस बी का होल क्यूब लग गया और जो आंसर आएगा उसमें क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। हाँ सर बहुत ईजी हो गया ये तो, लगा दो भाई। a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में a प्लस बी। कर दो भाई सॉल्व इसे। 1 प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है, अब आयोटा क्यूब क्या होता है मैं कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर देखो आयोटा क्यूब को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर आयोटा। हाँ सर एकदम सही बात है, आयोटा की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, तो आयोटा की पावर क्यूब हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा 1 का होता है आयोटा। -1 को आयोटा से करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। तो भाई मैं अगर माइनस आयोटा चाहता हूँ तो ये मैं प्लस हटा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ माइनस आयोटा, प्लस 3 1 जा 3 और 3 को आयोटा से करोगे तो 3 आयोटा ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। आगे करते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा को 1 से करोगे तो 3 आयोटा और 3 आयोटा को आयोटा से करोगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर। सर आपने अभी बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो +3i, अगर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अगर आप इसे और सॉल्व करोगे तो हमारा निकल कर आएगा, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस प्लस माइनस निशान बड़ी संख्या का +2 आयोटा -3, तो 1 -3 होता है -2 + 2 आयोटा, ये हमें मिल गया। सर याद करो ऊपर स्क्वायर भी था, अभी तो हमने क्यूब ही खोला है, तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। इसका स्क्वायर खोल लो, a का स्क्वायर। अब क्या करो, सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, तो ठीक से लिखेंगे तो क्या आएगा, 2i आगे लिख लो और -2 पीछे लिख लो। अब खोलो स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। उसमें आप खामाखा कन्फ्यूज हो जाते हैं इस वाले में। तो आगे देखते हैं, 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 2 जा 4 4 2 जा 8 आयोटा, तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -8 आयोटा। क्या आ गई बात समझ में? तो कहाँ से मैच कर रहा है ये,
ये हमारा मैच कर रहा है। अभी सॉरी, हमें p प्लस क्यू की वैल्यू बतानी थी, तो -8 आयोटा आ गया। अब हमारी जो वो फॉर्म होती है हमारी x प्लस आई वाई। फॉर्म क्या होती है हमारी x प्लस आई वाई, और अगर x को मैं p कह दूं और y को q कह दूं तो p प्लस आई क्यू हो जाएगी। अगर p प्लस आई क्यू हो जाएगी तो हमें p प्लस क्यू की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास p की वैल्यू तो आई नहीं, तो p की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 0 है, और q की वैल्यू कितनी है, -8। अगर p प्लस क्यू निकालना चाहूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, -8, क्योंकि 0 प्लस -8 आंसर इज इक्वल टू -8। क्या आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने, z इज इक्वल टू 3 + 4i अपॉन में 4 - 3i। तो हमें बताओ मॉड्यूलस ऑफ z। ये जो साइन लगा हुआ है ये किसका साइन है, मॉड्यूलस का साइन है, इसको ध्यान रखना। तो ये z जो ये क्वेश्चन है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ कि अगर z ऐसे लिखा हुआ है और हमें मोड ऑफ z निकालना है, और इसके ऊपर भी कुछ लिखा है नीचे भी कुछ लिखा है, तो ध्यान रखना अगर मुझे इसमें मोड ऑफ z फाइंड करना है तो ऊपर वाले का भी मोड हो जाता है और नीचे वाले का भी मोड हो जाता है। अब बात आई सर ये मोड क्या होता है, कैसे निकलता है? तो अगर मेरे को z का मॉड्यूलस फाइंड करना है तो z का मॉड्यूलस फाइंड करने का एक तरीका है रूट के अंदर x² + y², ये इसका फॉर्मूला होता है। सर एक्स वाई क्या होते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था x + आई वाई हमारी फॉर्म होती है। अगर मैं आपको और ठीक से बताऊं तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारी फॉर्म होती है x + आई वाई। अगर मुझे मॉड्यूलस फाइंड करना है तो मैं इस वाले x को x² और इस वाले y को y² करके मॉड्यूलस फाइंड कर सकता हूँ। तो भाई हम यहाँ पर वही करेंगे, x² + y² करेंगे। तो अगर मैं ऊपर वाला मॉड्यूलस फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन में रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, रूट 9 + 16 अपॉन में रूट 4 + 9। तो अगर मैं 9 + 16 करूँ तो मेरा रूट 25 अपॉन में 9 और 4 कितना हो गया, रूट 13। तो ये बाहर आएगा 25, तो कितना बन जाएगा, 5 अपॉन में रूट 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर देखें तो ये किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन में तो ये नहीं दिख रहा, शायद कोई मिस्टेक हुई है, एक बार देखेंगे क्या मिस्टेक है। शायद ये देखो हमने यहाँ पर 4 का स्क्वायर नहीं करा, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, मेरे से भी हो जाती है मिस्टेक, आपसे भी हो सकती है। तो ये मैं कर देता हूँ अपनी मिस्टेक को ठीक। 16 + 9, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25, और ये बाहर आकर हो जाएगा 5। तो 5 अपॉन में 5, आंसर कितना आ गया अपने पास, 1 आंसर आ गया। क्या आ गई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें z की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर भी, और हमसे पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डॉट z बार। अगर मैं बात करूँ इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तो जैसे कि ये जो फॉर्म होती है x + आई वाई, ये जो i के साथ होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और ये जो अकेला होता है ये हमारा रियल पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी का मतलब वर्चुअल पार्ट कहलाता है। तो इसने बोला है कि जो हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है z डॉट z बार का, तो हमें किसका फॉर्म बताना है, जो i के साथ कोफिशिएंट है हमें वो वाला बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सबसे पहले तो z डॉट z बार निकालना पड़ेगा, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट हमको बताना पड़ेगा। तो भाई क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, z को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्योंकि नीचे यहाँ पर i दे रखा है तो नीचे कभी भी i नहीं होना चाहिए अपॉन में, तो इसको हटाते हैं। तो इसको हटाएंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है, 2 का मल्टीप्लाई 3 + 4i से, प्लस 3i का मल्टीप्लाई 3 + 4i से, अपॉन में जो लिखा है वैसे का वैसे लिख दो, 4 + 5i लिख दिया मैंने। इतनी बात आ गई समझ में? तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8i प्लस 3 3 = 9i प्लस 3 4 = 12i का स्क्वायर अपॉन में 4 + 5i। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 + 8 8 16 1 17 प्लस 17i, i की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -12 अपॉन में 4 + 5i। फिर होगा 6 - 12 -6 + 17i अपॉन में 4 + 5i। अगर हमें नीचे से i हटाना है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज में क्या करना होता है, -6 + 17i अपॉन में 4 + 5i। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5i से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5i से। क्या इतनी बात आ गई समझ में? उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 17i का मल्टीप्लाई 4 - 5i से, और नीचे 4 + 5i का मल्टीप्लाई 4 - 5i से।
क्या इतनी बात आ गई समझ में? तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ऊपर करा था -24 प्लस 30i प्लस 68i माइनस 85i स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ? नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -24 60 70 80 90 प्लस 98i। ठीक है, तो उसके बाद माइनस, अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 85 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 के स्क्वायर होती है 25 और आई का स्क्वायर होता है आई स्क्वायर। इसके बाद भाई यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस 85, तो 85 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 85 में से 24 जाएंगे तो आपके बचेंगे 8 7 6 61। कितने बचे? 61। तो मैं 61 प्लस 98i अपॉन में 16 माइनस 25i स्क्वायर, तो 61 प्लस 98i अपॉन में 16, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो 61 प्लस 98i अपॉन में 16 प्लस 25 क्या होता है? 20 30 36 41। तो हमारा कितना आ गया? 61 अपॉन 41 प्लस 98 अपॉन 41i। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। आगे बताओ क्या करना है? इतना तो हमें भी आता था। क्या करा? x प्लस आई वाई की फॉर्म में हमने इसको फाइंड कर लिया। अभी हमने ये z निकाला है, z की स्टैंडर्डाइज फॉर्म निकाली है। अब सर हमें निकालना है z बार। अब z बार की वैल्यू क्या होगी? z बार होता है कंजुगेट, मतलब कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, तो z बार कितना आ जाएगा? 61 अपॉन 41 माइनस 98 अपॉन 41i, ये आ जाएगा। सर इन दोनों का डॉट करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, z डॉट जेड बार मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से, 61 अपॉन 41 प्लस 98 अपॉन 41i ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 61 अपॉन 41 माइनस 98 अपॉन 41i। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगी? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उसके बाद 61 अपॉन 41 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 98 अपॉन 41 का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व भी कर लूँ तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो एक नंबर मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्या यहाँ पर कहीं आई है? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। x प्लस आई वाई होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x मौजूद होगा, i के साथ तो कुछ भी मौजूद नहीं है। इसने पूछा इमेजिनरी पार्ट, अगर ये मेरे से रियल पार्ट पूछता तो मेरे को सॉल्व करना पड़ता पूरा, लेकिन इसने मेरे से इमेजिनरी पार्ट ही इसलिए पूछा है क्योंकि ये MCQ है, छोटा क्वेश्चन है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा जो i अगर इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? 0 आएगा। क्या सबको आ गई बात समझ में? क्या सर इतना बड़ा करेंगे क्या पेपर में? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर तुम्हें बोल दे z डॉट जेड बार, कभी भी बोल दे ऐसे करके, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट हमेशा z डॉट जेड बार का 0 ही आएगा, लेकिन आपसे रियल पार्ट पूछ लिया गया तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एक कंडीशन गिवन है, -2 अपॉन में x माइनस 3 बड़ा है किससे? 0 से। तो हमें बताना है कि जो x है वो कहाँ से बिलोंग करेगा। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वहाँ से आप थोड़ा आइडिया भी ले सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 0 से बड़ा है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो माइनस लगा है, 0 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। बिल्कुल आ सकता है, अगर आप नीचे भी माइनस लिया हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से बड़ा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो सर आप समझ आ गया, मतलब नीचे मेरे को माइनस लेकर आना है। अगर मेरे को नीचे माइनस लेकर आना होगा तो मेरे को 3 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? सही बात है। एक एग्जांपल देता हूँ, -2 अपॉन में अगर मैं 3 से छोटा ले लूँ, ठीक है, 3 से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, बड़ी लेने से क्या होगा? प्लस आएगा। अगर मैं 3 से बड़ा ले लूँ तो 4 - 3, तो आंसर क्या आया? -2 अपॉन में 1, तो आंसर क्या निकल कर आया? -2, जो कि 0 से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं -2 अपॉन में इससे छोटी वैल्यू लूँ, समझ लो 2 - 3 ले लूँ,
तो क्या होगा -2 अपॉन में -1 माइनस से माइनस कैंसिल 2 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए। मतलब यहाँ जो x की वैल्यू लेनी है वो मेरे को 3 से छोटी लेनी है। क्या सर 3 ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर मैंने यहाँ 3 ले लिया तो 3 - 3 0 होगा और -2 अपॉन में 0 0 होगा जो कि -2 अपॉन में 0 अनडिफाइंड होगा जो कि अनडिफाइंड तो नंबर हमें लेना नहीं है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, सर 3 भी नहीं ले सकते, 3 से छोटा छोटा ले सकते हैं। तो 3 से छोटे कितने होते हैं? अगर मैं यहाँ नंबर लाइन क्रिएट करूँ तो यहाँ अगर 3 है तो 3 से छोटे तो बहुत सारे होते हैं, 3 2 1 0 ऐसे चलते रहते हैं। कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो सर मतलब मेरे को -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक लेना है, 3 को नहीं लेना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ -इन्फिनिटी से लेकर 3। अब ये मैंने दोनों तरफ ओपन इंटरवल का यूज़ करा है। इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ होता है, लेकिन 3 के साथ ओपन इंटरवल यूज़ करने का मतलब ये है कि इसमें 3 इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर मैं क्लोज इंटरवल लगाता तो वो इंक्लूडेड होता, लेकिन अगर मैं ओपन इंटरवल का यूज़ कर रहा हूँ तो समझ लो कि वो इंक्लूडेड नहीं है। क्या आ गया क्वेश्चन समझ में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन है आपके पास सी ऑप्शन। क्या आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सारे ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? x/2 + x/3 - x/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हमें बतानी है मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको बोथ साइड सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 के पार्टे में 6 3 पे आता है, 3x + 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 5x - x 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, डिवाइड का 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई 6 आ गया। अब क्या करें, x इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई का 4 इधर आकर डिवाइड में काट लेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.5। मतलब कि x की मिनिमम वैल्यू तो 1.5 होनी ही चाहिए, 1.5 से बड़ी भी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें इसमें नहीं पता चल रही, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो पता चल रही है ना कि 1.5 तो भाई मस्ट है, इससे बड़ी भी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो हमारा 1.5 क्या आ गया? आंसर आ गया, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैराबोला चैप्टर से है। हमें फोकस दे रखा है पैराबोला का 0 - 3, हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है y = 3 और हमें पैराबोला की क्या बतानी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4 तरीके के पैराबोला होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए क्रिएट भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको सब कुछ बताना है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी। तो 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, 1 2 3 4। पहला बोला राइट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड, अपवर्ड, बॉटम। ये होते हैं हमारे पैराबोला। ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है, ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है। जो ये वाला पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन होती है हमारी y² = 4ax। इसकी इक्वेशन होती है y² = -4ax। इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay और इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में? तो इन दोनों का फोकस, माइनस वालों का फोकस, दोनों का फोकस माइनस में होता है और इनका प्लस में होता है। तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको फोकस देखो माइनस में दे रखा है, मतलब माइनस वाली इक्वेशन में से कोई ना कोई एक इक्वेशन आएगी। अगर ये एक्स एक्सिस पर पैराबोला होता तो हमारे जो पॉइंट होता वो एक्स एक्सिस पर होता, लेकिन ये वो पॉइंट कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। तो हमारा कौन सा पैराबोला है? वाई एक्सिस वाला पैराबोला है। और है कौन सा? ये माइनस का। तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी आप देखकर बताओ? वाई एक्सिस पर 2 पैराबोला बने हुए हैं, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन हमें चाहिए माइनस वाला। तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? x² = -4ay। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशन आ जाएगी x² = -4ay। बात आई कि a की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसकी इक्वेशन होती है y = a। मतलब जो a की वैल्यू वो कितनी दे रखी है? हमें 3 दे रखी है। पुट कर दो, x² = -4 × 3y। तो x² कितना आ गया? -12y। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आ गई बात समझ में? ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से 3 4 5 पॉइंट का। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमें इस वाले पॉइंट्स का क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का हमारा पास फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1 है, y1 है और ये z1 है। ये हमारा x2 है, y2 है और ये हमारा z2 है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। x1 - x2 तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इक्वल टू रूट के अंदर -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 9 25 25 25 50, रूट के अंदर 50 आ गया। अगर आप इसे बाहर निकालना चाहते हो तो 50 की एलसीएम ले लो, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आगे करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमारा रूट के अंदर आ रहा है 5 × 5 × 2, 5 का जोड़ा बन गया। घर में अगर 2 जने हैं तो एक ही बाहर आ पाता है, तो अगर 2 5 है तो एक ही बाहर आ पाएगा, और 2 अकेला है तो अंदर ही रह जाएगा। 5/2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 10 7x 7p माइनस 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसमें 0 वैल्यू डालकर देखते हैं क्या निकल कर आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5 0 ज़ा 0 डिग्री और 10 0 7 0 ज़ा 0 डिग्री। अगर आप चेक करो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 0 भी हमारा 0 होता है और tan 0 भी हमारा 0 होता है, जो कैसी फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है। अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो हम हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो इसमें हम वही लगाएंगे। वो रूल क्या कहता है कि ऊपर का भी डेरिवेटिव कर दो और नीचे का भी डेरिवेटिव कर दो। अगर इसमें 0/0 फॉर्म नहीं आ रही होती तो हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते थे, फिर हमें नॉर्मली सॉल्व करना पड़ता। बट ये एक शॉर्टकट है, अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो ऊपर नीचे आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो अगर ऊपर नीचे डेरिवेटिव करें तो sin 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 5x का डेरिवेटिव होगा cos 5x, और 5x का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ऐसी tan 7x का करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 7x, और 7x का दोबारा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अगर अब आप 0 डालो तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 × 5, और नीचे आ जाएगा आप 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर 0, और sec स्क्वायर 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर × 7। तो आंसर आया हमारा 5/7। क्या आ गई बात समझ में। अब हमारा ये मैच कर रहा है ऑप्शन, इसमें देखो ऑप्शन ने गलत दे रखे हैं। ऑप्शन डी ये 5/7 होना चाहिए था, पर ये अधूरा दे रखा है, 5 इस करके कुछ लिखा हुआ है। ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर 5/7 होना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लिमिट का है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो इसमें क्या करना है, पहले 0 डालकर देखना है और देखना अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर अनडिफाइंड फॉर्म आएगी तो फिर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 0, तो डालते हैं भाई 0 की क्यूब 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 + 0 - 3 अपॉन में 0 - 1। तो हमारा आया -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सबको बहुत ईजी लगा होगा, तो हमारा ऑप्शन भी मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताना है। तो अगर जिसने ये चैप्टर पढ़ा है उसको एक फॉर्मूला जरूर पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, मेरे को एक ही आंसर निकल कर आएगा नॉर्मल सा, बट वो ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो शायद इनसे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप चेक भी कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो इनसे मिसप्रिंट हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.1। तो ये हमारा हो गया 0.5 माइनस 0.1, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया 0.4, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें बोला है कि ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो याद रखना, जब भी कोई इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन आपस में हमेशा 0 होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है। अगर कोई भी 3 इवेंट या 2 इवेंट आपस में क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका इंटरसेक्शन कितना होता है 0 होता है। अगर मैं 2 का बोलूँ तो ए इंटरसेक्शन बी भी 0 होगा, बी इंटरसेक्शन सी भी 0 होगा, और ए इंटरसेक्शन सी भी 0 होगा। मतलब कि सारे के सारे इंटरसेक्शन 0 होते हैं, 3 वाले भी और 2 वाले भी। इसने एक और बात बोली कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं ये, और जब इवेंट कोई एग्जॉस्टिव हो तो समझ जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो 2 कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली पहले वाली है और ये वाली कौन सी है एग्जॉस्टिव वाली। अब हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है हमें। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही फाइंड करना है हमें। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पता है। क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए यूनियन बी यूनियन सी कितना दे रखा है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हमें कितना दे रखा है 0 0 0 0। तो हमारा जो आ गया 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये पहले वाली, उसका हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है हम इसका यूज़ करेंगे, इसको हम इक्वल रखेंगे x के। अगर मैंने इसको x के इक्वल रखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितनी आ जाएगी सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगी हमारी x/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाएगी हमारी x/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ c हमारी आ जाएगी x। ये मल्टीप्लाई का 3 इधर जाकर डिवाइड में, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाकर डिवाइड में। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो हमारी इक्वेशन थी 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। पुट कर देंगे यहाँ पर सबको वैल्यू। तो x/3 प्लस x/2 प्लस x, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? LCM 6 आ जाएगी, 2x प्लस 3x प्लस 6x। तो 1 डिवाइड का 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 3 4 5 6 5 11 11x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6/11। अगर हम चेक करें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड करनी है, वो कितनी है? x/3। तो यहाँ पर x/3 है तो वैल्यू पुट कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू x/3 मतलब 6/11/3। तो कितनी आ जाएगी? 6/11 मल्टीप्लाई 3/1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2/11, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारा आंसर यही होगा। ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो रखे हैं। ये क्या है, सैम्पल पेपर में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, बट जब तक मैं हूँ कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको एकदम करेक्ट आंसर बताऊंगा और मिसप्रिंट है वो भी बता दूंगा कि कहाँ पर मिसप्रिंट है और कहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इसका 2/11 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, वो भी अबाउट मीन वाला। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ये कहता है कि सबसे पहले मीन फाइंड करो और फिर ये जो डाटा है उसका कंपेयर करो मीन से, और जितना भी हमारा डेविएशन निकल कर आए वो हमें बताओ। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो -2 -1 + 0 + 1 + 2 अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो कि कितनी है? 5 है। -2 से +2 -1 से +1, तो हमारा मीन कितना निकल कर आ गया? 0 निकल कर आ गया। अगर मैं मीन डेविएशन की बात करूँ तो मीन डेविएशन कैसे निकलता है? xi माइनस x बार करके निकलता है। तो कितना निकलेगा? xi देखो कितना है? -2 और x बार कितना है? 0। मीन को हम x बार भी डिनोट करते हैं। तो -2 - 0 और मोड लगाए तो प्लस का आएगा तो कितना आएगा? 2, सेकंड का 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल मीन डेविएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कर दो 2 + 1 + 0 + 1 + 2 अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 5। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 अपॉन में 5। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारा आ जाएगा 5 × 1 = 5, 1.0, 5 × 2 = 10। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया? 1.2, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। आ गई बात समझ में? तो होप सो आपको सेक्शन ए अच्छे से समझ आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सेक्शन बी एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।